नहीं ना, हम बात कर रहे थे सैटरडे वाले दिन स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और कितने कॉलम्स हैं इसमें? हमने कहा जनाब सबसे पहले है शेयर कैपिटल, दूसरा है हमारे पास शेयर प्रीमियम, तीसरा है हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व, चौथा है जी हमारे पास अदर रिजर्व, और फिफ्थ है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं नाम लिखें एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साथ साथ लिखते जाओ। आपने अपनी फॉर्मेट के अंदर इसको लिखना है। मैं लिखवाऊंगा आपको इंफॉर्मेशन, आपने उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में लिखना है। ठीक, लिखे जनाब। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर द कंपनी हैज, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर the company has total number of share issued, the company has total number of share issued, $500,000. Company has a total number of issued shares 500,000 of rupees 10 each, of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share, at a premium of rupees 5 per share. At the start of the year, the company has total number of share issued 500,000 of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share. लिख लिया जी। अब 5 मिलियन के हैं हमारे पास शेयर, यानी कि शेयर कैपिटल, और 2.5 मिलियन का है हमारे पास शेयर प्रीमियम। तो अगर हम यहाँ पे थाउजेंड्स में लिखें, फॉर एग्जांपल इफ वी राइट इन 1000, तो हम क्या लिखेंगे? अब ये आपने एंट्री कैश की नहीं करनी थी, ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब है ये ऑलरेडी पिछले सालों में हो चुका है। मैंने क्या लिखा है? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर द कंपनी हैज टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर। इसका मतलब पिछले सालों में जो शेयर इशू हो चुके हैं वो कितने हैं? 5 लाख। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इसका मतलब इन एनी केस शेयर कैपिटल जो होगा उसमें जो वैल्यू होगी वो होगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक, तो ये कितना बन जाता है? 5 मिलियन। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि 5,000 मिलियन में है, तो हम यहाँ पे 5,000 लिखते हैं। अगर आप ऊपर जीरो नहीं डालेंगे तो फिर पूरे 6 जीरो लिखेंगे आप यहाँ। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको लिखवाया कि पर शेयर प्रीमियम है 5 रुपए, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन जाएगा 25 लाख, 2.5 मिलियन। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू में ये सूरत है। सही हो गया जनाब? अब लिखे जनाब, ऑन 1st अप्रैल द कंपनी, on 1st April the company made a right issue, a company made
a right issue one share for every 5. One share for every 5 held at that time. The issue price is 16 rupees per share, while as the market value of the share is 18 rupees. कौन सी प्राइस लेंगे? इश्यू प्राइस लेंगे कि मार्केट वैल्यू लेंगे? इश्यू प्राइस कितने शेयर्स इश्यू हुए? 1 लाख। कैसे पता चला हमें? क्योंकि साल जब शुरू हुआ तो कंपनी के पास कितने शेयर थे? 5 लाख। कंपनी के शेयर थे 5 लाख और हमारे पास जो रेशियो है वो ये है कि हर 5 शेयर के अगेंस्ट 1 शेयर। तो इसका मतलब है हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे with 1. So we have number of shares to be issued in right issue is 100,000. और इशू प्राइस कितनी है जनाब? हम कहते हैं 16। तो इसमें से 10 जो है वो कहाँ पे जाएगा? शेयर कैपिटल में, और 6 कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम। ठीक होगा? इसका मतलब है 1 मिलियन और 6 लाख, टोटल बन गया 1.6 मिलियन। डबल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम 1 million and 600,000. So that is the journal entry. इसको अब आप अपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे राइट इश्यू ड्यूरिंग द ईयर। $1 million and 600. 1 million and 600 हो गया जी, डन। चलिए अब आगे लिखें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट on 1st June company decided to make a bonus issue. On 1st June, the company decided to make a bonus issue. 2 shares TWO2. 2 shares for every 6 held at that time using the share premium account. चलो, pass the entry and then post it. हो गया जी? ले जाओ। सबसे पहले हम क्या वर्किंग करेंगे? सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इन द बोनस इशू। सबसे पहले आप हमेशा ये वर्किंग करेंगे कितने शेयर्स इशू होंगे। तो हमने क्या लिखा जनाब बोनस इशू में? हमने लिखा जनाब के हर 6 शेयर के अगेंस्ट 2 शेयर हेल्ड एट दैट टाइम। तो उस वक्त कितने शेयर थे? 5 लाख शेयर साल के शुरू में थे। 1 लाख शेयर हमने बाद में राइट इशू में किया, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 6 लाख। तब हम क्या करेंगे? 600,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है हम जो शेयर इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इन बोनस इशू इज 200,000। फेस वैल्यू, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की, हमने कहा बोनस इशू इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो मल्टीप्लाई विद 10, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ द बोनस इशू कितनी होगी? 2 मिलियन। इट्स 2 मिलियन। ठीक हो गया?
अब डबल एंट्री हमने क्या करनी है, मतलब क्या जनाब के यूजिंग द शेयर प्रीमियम अकाउंट, तो हम डबल एंट्री क्या करेंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विद 2 million। ये हमारी डबल एंट्री होगी। अब हम इसको यहां पर कैसे रिपोर्ट करेंगे, यहां पे लिखेंगे बोनस इशू, 2 million यहां पर ऐड हो जाएगा और 2 million यहां पे गोइंग टू बी लेस। ठीक होगा जनाब, चलो आगे लिखो। हेडिंग लिखे रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स में जो एडजस्टमेंट्स आएंगे उस पर हम बात करें। रिटेन्ड अर्निंग्स लिखे जाओ, सबसे पहले एडजस्टमेंट, at the start of the year the company has a total retained profits, at the start of the year the company had a total retained profits, $60 million। ठीक हो गया, तो कहां पे लिखेंगे हम इसको, राइट है रिटेन्ड अर्निंग्स 60,000, ऐसे ही हो गया 60,000। आगे लिखें प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 million, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 million। ठीक है, तो आपने अब यहां पे क्या लिखना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 million। अब देखें यहां पर चेंजेस पेपर में क्या क्या आ सकते हैं। यहां पर अगर आपको एक पेपर में ब्रैकेट में बैलेंस लिखा हो, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा हो ब्रैकेट्स में, यानी कि ऐसे, इसका मतलब है ये रिटेन्ड लॉसेस, इसका मतलब डेबिट बैलेंस चल रहा है। अगर ये ब्रैकेट के बगैर है तो इसका मतलब है ये रिटेन्ड प्रॉफिट्स। ठीक, ये आपने पेपर में डाटा जब आप एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता होना चाहिए। नॉर्मल बैलेंस जो है इसका, ये क्रेडिट, अगर एग्जामिनर सिंपली ये लिखता है द बैलेंस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग इज 60 million, यू विल अज्यूम इट इज द प्रॉफिट, अनटिल अनलेस के एग्जामिनर इसके गिर्द ब्रैकेट्स में डाल, इसका मतलब फिर ये लॉस। ठीक, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, अगेन ये इसमें ओपनिंग में ऐड हो जाएगा, अगर ऊपर लॉस होगा तो ये आपस में माइनस हो रहे होंगे, और अगर वो आपसे कहे रिटेन प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर है तो अगेन दिस विल बी इन द ब्रैकेट्स, इट विल रिड्यूस द रिटेन्ड अर्निंग, और अगर ऊपर लॉस होगा तो उसको और बढ़ा देगा। ये सिंपल प्लस माइनस जो है वो आपने ज़हन में रखना। ठीक, लेकिन अब आगे लिखो ऑन 1st May, on 1st May the company paid an interim dividend, the company paid an interim dividend, on 1st May the company paid an interim dividend ₹3 per share, and on 1st November, the company paid ₹4 as a final dividend for the year. ₹4 as a final dividend per share। चलो कैलकुलेट करें, सबसे पहले इंटरम डिविडेंड कितना हो। इंटरम मींस ड्यूरिंग द ईयर,
इंटरम। फाइनल डिविडेंड मेन ईयर एंड के करीब जब आप डिविडेंड बाकी रिमेनिंग देते हो, दैट इज अ फाइनल डिविडेंड। तो इंटरम मीन ड्यूरिंग द। तो इंटरम डिविडेंड कितना है जनाब हमारे पास? डिविडेंड सबसे पहले जनाब इंटरम किस तारीख को हुआ है? ये 1 मई को हुआ। 1 मई वाले दिन आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 6 लाख। क्योंकि साल जब शुरू हुआ था तो नंबर ऑफ शेयर थे 5 लाख। फिर हमने 1 अप्रैल को जो है वो राइट इशू किया तो शेयर बन गए टोटल 6 लाख। सही हो गया। इसका मतलब है जब हम इंटरम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स एट दैट टाइम मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। सो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 6 लाख और डिविडेंड पर शेयर कितना है? 3 रुपए। बोनस शेयर जकम जून को हुआ। डिविडेंड हम कब दे रहे हैं? 1 मई को। इसके बाद बोनस से पहले वाले शेयर। पेपर में आपने डेट्स का सीक्वेंस याद रखना। सर हाँ 60 लाख शेयर। नहीं नहीं, शेयर तो 6 लाख है ना यार। नंबर वो तो अमाउंट है ना, वो तो रुपीस। नंबर ऑफ शेयर्स 6 लाख, लेकिन आपका अमाउंट कितना बनता है? 60 लाख। डिवाइड करेंगे आप उसको 10 से तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अगर एग्जामिनर ने आपको नंबर ऑफ शेयर्स ना बताए हो, उसने टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल बताया हो और फेस वैल्यू बताई हो, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, यू विल गेट व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक हो गया। अब हमने डिविडेंड कैसे डिक्लेयर हुआ है, पे हुआ है? पर शेयर। तो इट मींस व्हाट वी नीड इज नंबर ऑफ शेयर्स। अगर वो हमें परसेंटेजेस पे बताता, अभी मैं आपको दूसरी एडजस्टमेंट, यही एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है दूसरा तरीके से। तो यहां पर कितनी बन गई? ये नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड पर शेयर कितना? 3 रुपए। कितना आ गया जनाब हमारे पास? सो इट इज गोइंग टू बी 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन इज द डिविडेंड। ठीक हो गया। तब आप फाइनल डिविडेंड निकालेंगे। फाइनल डिविडेंड कितना जनाब? 4 रुपए पर शेयर। बट दिस टाइम यू विल टेक नंबर ऑफ शेयर एज 800,000। into dividend per share which is ₹4। कितना बन गया जनाब? 32। ठीक हो गया जनाब, 3.2 मिलियन। तो ये टोटल डिविडेंड इस साल पे हुआ। तो ये कहाँ पे लिखना है हमने? ये हमने जनाब रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करना। डिविडेंड्स साथ आप लिख सकते हैं इंटरम प्लस फाइनल। टोटल कितना बन गया? 3.2 प्लस 1.8। 50,000 का डिविडेंड हो। 5 मिलियन ही बना ना? 5 मिलियन बना? 5,000 सॉरी 5,000। 5 मिलियन का डिविडेंड दे दीजिए। हाँ, लेकिन वर्किंग में अगर आप कैलकुलेट करके इकट्ठा ले आए फाइन। अच्छा, अब यही डिविडेंड कुछ इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, जैसे वो आपको कहता है जनाब हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है? 6 मिलियन। ऐसे ही 6 मिलियन ही बनता। नहीं, रुपीस में। रुपीस में तो 6 मिलियन बन रहा है। रुपीस में कितना बन रहा है? 6 मिलियन। ठीक, अब आपने डिविडेंड कितना दिया? 1.8 मिलियन। अब ये इसी तरह आप इस तरह भी एग्जामिनर आपको कह सकते हैं। अगर आप 1.8 डिवाइडेड बाय 6,000 देखें क्या परसेंटेज आती है? 30%। इसका मतलब एग्जामिनर इसी बात को ऐसे भी कह सकता था कि कंपनी ने जो इंटरम डिविडेंड दिया वो 30%।
तो आपने शेयर कैपिटल का उतने परसेंट लेके डिविडेंड दे। यही बात जो है, जैसे मैंने आपको पर शेयर बताई है, एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि जनाब कंपनी ने जो इंटरम डिविडेंड पे किया ऑन द 1st ऑफ द मे वो 30% था। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपली आपने जो वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल है उसका 30% दे दो। यही बात इस तरह भी बताई जा सकती है, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर कैसे बात करता है, पर शेयर, कि पर शेयर डिविडेंड जो है वो इतना। तो उसमें क्या होगा, उसमें उसे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए होंगे आपको फिर नंबर ऑफ शेयर्स पहले डिटरमिन करना क्या है उसके अंदर। ठीक, तो ये डिविडेंड की एंट्री होगी। इसके बाद लिखिए जनाब नेक्स्ट, the company transfers 1 million to other reserves. Company transfers 1 million to other reserves. अब ये क्या होगा, तो सिंपली अपने क्या करना है, रिटेन्ड अर्निंग में से अमाउंट निकाल के अदर रिजर्व में डाल देना। तो एंट्री क्या होगी, अदर रिजर्व्स क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, अदर रिजर्व क्रेडिट। तो यहां पे हम लिख देंगे ट्रांसफर्स। ट्रांसफर हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके, रिमेंबर दिस। इसको हम क्या कहते हैं, जहां आपने रेवेन्यू रिजर्व्स को क्या कर दिया है, कैपिटल रिजर्व बना दिया। ठीक, इसको हम यहां से ट्रांसफर करेंगे, 1 मिलियन माइनस 1 मिलियन ऐड हो गया। नहीं ना, अब इसके बाद एक हेडिंग रीवैल्यूएशंस। Now, at the start of the year, the balance on the revaluation reserve account, is 10 million. This balance arises on the buildings. This balance arises on the building. Balance है जी 10 million. Start of the year, the balance on the revaluation reserve is 10 million. This balance was arise on the buildings whose remaining useful life was 10 years at the end of the last year. This balance was arise on the buildings whose remaining useful life was 10 years at the end of the last year. During the year, the company revalued a plant whose carrying value at the end of the accounting year is 4 million, whereas the fair value is 5 million. ठीक हो गया, चलो लिखें इसको कैसे लिखें। लेकिन आप सबसे पहले एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना है रिवैल्यूएशन रिजर्व, 10 मिलियन। अब मैंने आपको लिखवाया कि जनाब ये उस बिल्डिंग पे है जिसकी पिछले साल के एंड पे रिमेनिंग लाइफ थी 10 साल। इसका मतलब ये साल गुजरेगा तो ये बिल्डिंग का रिजर्व रियलाइज होगा। कितना रियलाइज, 10,000 डिवाइडेड, सो इट्स 1 मिलियन या 1,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व कितने से जनाब, 1 मिलियन से
1000 क्या एंट्री करते हैं हम सबको पता है जी, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, यही एंट्री होती है। फिर मैंने आपको लिखा है एट द ईयर एंड कंपनी ने प्लांट को रीवैल्यू किया जिसकी कैरिंग वैल्यू 4 मिलियन है और फेयर वैल्यू 5 मिलियन। इसका मतलब प्लांट को आपको डेप्रिसिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको कैरिंग वैल्यू ही बता रहा हूं जो कि डेप्रिसिएशन के बाद। ठीक हो गया, तो कितने से रीवैल्यूएशन हो गई 1 मिलियन। तो हम क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, आगे चाहे प्लांट लिख दे। कितना हो गया जनाब 1 मिलियन, 1 मिलियन, बस खत्म। अब आप यहां पे लिख देंगे जनाब एट दी एंड, साल के शुरू में अब क्या वैल्यू, अब टोटल करें और आखिर वैल्यूज लिखते हैं। Then that is at the end. So it's a simple statement of changes in equity. टोटल आप पेपर में तो मेरा नहीं ख्याल कोई सच जरूरत है, लेकिन yes we can make up a column of total as well. उसमें फिर आपको ये सारे टोटल रोज के टोटल आएंगे, देखो रोज के टोटल आएंगे, फिर यहाँ पर आखिर पर फाइनल टोटल आएगा, जैसे एक्सेल की शीट चलती वैसे चल रहा। आप होमवर्क जरा नोट कर लें। आई कैप की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यू विल फाइंड एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ FR1, या जो लेटेस्ट आया है क्वेश्चन बैंक उसमें आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है एडिशनल चैप्टर नंबर 2 से 2.3, क्वेश्चन नंबर है 2.3, क्वेश्चन का नाम है 2। तो ये था जनाब हमारे पास टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब इसके ऊपर हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। वो तो इधर नहीं आएगा ना, वो तो यहाँ नहीं आना, वो तो I16 में आएगी ना। हमें पता है कि जनाब अगर बिल्डिंग में डिक्रीज आ जाए या इंपेयरमेंट लॉस आ जाए या रीवैल्यूएशन लॉस आ जाए तो उसमें किसको चार्ज होना, P&L को। अगर उसमें प्रीवियस रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर कोई है तो फिर वो यहाँ पे जरूर आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट डाल कि ड्यूरिंग द ईयर या ईयर एंड पे हमने दोबारा जब उस बिल्डिंग्स को रीवैल्यू किया जो पिछले साल हमारे पास थी, उस पर रीवैल्यूएशन लॉस आ गया 6000 का, तो अब मैं यहाँ पे 6000 माइनस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि उस पर लॉस आ गया 12000 का, तो मैक्सिमम मैं कितना माइनस कर सकता हूँ इसमें से 9000, या वो 1000 रियलाइज हो गया बाकी बचा 9, तो मैक्सिमम मैं कितना माइनस कर सकता हूँ इसमें से 9, बाकी 3 कहाँ पे हो रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर फिगर मेरे पास आई है वो ऑलरेडी इसमें से डिडक्टेड है, तो इधर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस के एग्जामिनर आपको ये ना कह दे दैट द प्रॉफिट फॉर द ईयर फिगर जो है वो रीवैल्यूएशन के लिए अनएडजस्टेड, फिर आप जरूर माइनस कर दो। वो वर्डिंग है सारी एग्जामिनर की, आपने ध्यान से पढ़नी है, ठीक, कि किस तरह से एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है। लेकिन ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी, वो उसको टेस्ट करेगा नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन IS16, दैट इज द प्लेस वेयर द एग्जामिनर विल एक्सटेंसिवली टेस्ट दैट एडजस्टमेंट, वो यहाँ पे नहीं लाएगा। यहाँ पर उसका पर्पस जो है मेनली 3 एडजस्टमेंट है, शेयर इश्यूएंस, बोनस राइट इश्यू, पेमेंट ऑफ द डिविडेंड और ट्रांसफर्स। ये 3 चीजें यहाँ पे वो टेस्ट करते हैं कि आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की मूवमेंट पता है कि नहीं। तो सही हो गया। तो हर जो टॉपिक है उसमें एग्जामिनर किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है वो आपने उसी हिसाब से देखना है उसको, ठीक। IS16 में यस रीवैल्यूएशन एक्सटेंसिवली वो उसको देखें, जैसे हमने मेरे हाल में बेभाव सवाल किए उसी के ऊपर, तो वो वहीं पे पूछेगा उसको। तो यहाँ से उसने यही पूछना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उस एक्सटेंट पे नहीं पूछेगा, लेकिन आई भी तो वो उसी तरह ऑलमोस्ट आ रही होंगी जैसे एक सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है या जो चैप्टर है आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक, उसका नाम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। उसमें वो एक ही डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहा है एंड दैट इज इंट्रो करवा रहा है यहाँ पे,
ताकि जब आप FR2 में आए तो आपको पता होगा कंपनी की जो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो टोटल कंपोनेंट हैं वो 5 बन गए हैं: प्रॉफिट एंड लॉस, SOFP, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट। सही हो गया। तो ये इसका बेसिक पर्पस यहाँ पर ये। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे आज, एंड दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनानी है, ठीक, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से। इसको मशहूर ज़माना सिंगल एंट्री भी कहते हैं, ठीक। प्रैक्टिस में कन्वेंशनल नाम इसका जो है, जिसको हम नॉर्मल आम जुबान में बात करें, यार सिंगल एंट्री का सवाल आ गया, लेकिन इसका जो फॉर्मल नेम है दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक। तो हम टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का टॉपिक जो है ये, इसमें सिंपली जो चीज़ हमने यूज़ करनी है वो सारे के सारा अपना इंट्रो का जो अकाउंटिंग का नॉलेज है वो सारे का सारा यूज़ कर, कॉम्प्रीहेंसिवली टेस्ट होना है यहाँ, ठीक। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा और आपको नहीं पता होगी, यू नो एवरीथिंग ऑलरेडी। अब वो जो आपने पूरा पेपर पढ़ा था इंट्रो का, डिफरेंट चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द डबल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ठीक, और फिर आपने पढ़ा जनाब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर रेक्टिफिकेशन, ठीक। ये सारी चीजें इकट्ठी एक टॉपिक में अब होने जा रही हैं, और वो क्या है जी, वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और विद अ ट्विस्ट। एक तो ना स्ट्रेट सिंपल सी बात है, अब इसमें ट्विस्ट है। हमारा टॉपिक है जनाब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ले जनाब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इसमें सबसे पहली चीज जो हम आज बात करेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो क्या है जनाब, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। जब अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी इंट्रो के अंदर वो था जनाब के जी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमें ये बताया गया जनाब कि डबल एंट्री सिस्टम जो है, जो हमने बाद में अकाउंटिंग में पढ़ा, that every debit has its corresponding credit। तो हमने कहा ये इक्वेशन होल्ड करेगी ऑल द टाइम। आप गलत हो सकते हैं, यानी कि अकाउंटेंट गलत हो सकता है, ये इक्वेशन गलत नहीं है। अगर इसमें मसला आ रहा है तो फिर ये नहीं है कि इक्वेशन में मसला है, फिर मसला ये है कि आपने कोई बीच में कोई गेम डाल ली। तो इक्वेशन इज गोइंग टू बी होल्ड, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम कहते हैं जनाब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स, दैट्स व्हाई द बैलेंस शीट इक्वल्स। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट इक्वल क्यों हो रही है, ये वजह है क्योंकि बिकॉज एवरी डेबिट हैज इट्स कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अब यहां से हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स अकाउंटिंग में लेके आ रहे हैं, अलजेब्रा लेके आ रहे हैं। हम कह रहे हैं जनाब अगर मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा कि अगर इस इक्वेशन में मुझे ये दो फिगर्स अगर पता है तो आई कैन कैलकुलेट द थर्ड वन, एज्यूमिंग कि जो बाकी दो हैं वो करेक्ट। मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं कह सकता हूं कि लायबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इक्वेशन ये, इसको रीअरेंज कर लिया। So I can say capital is equal to assets minus liabilities. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से मुराद हम नॉर्मली ये लेते हैं कि एक ऐसा सोल प्रोप्राइटर जो जिसके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिमिटेड, उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करी, वो आपके पास आएगा लेके कि जनाब ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट, ये थोड़ा बहुत मैं
मेरे पास पर्सनल डायरी है जहाँ पे मैं कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करता रहता हूँ, ये वो है। तो ये चीज़ें हैं मेरे पास थोड़ी सी, और ये कुछ इनवाइसेस हैं जो बिजली के बिल हैं, मोबाइल के बिल हैं, ये मैंने बैंक में पैसे जमा कराए थे। तो वो आपको एक बैग समझ लेके सोर्स डॉक्यूमेंट्स का आपके पास आ जाएगा, और आगे का यार ये चीज़ें हैं मेरे पास। तो ना मैंने कोई सेल डे बुक बनाई है, ना मैंने कोई कैश बुक बनाई है, मेरे पास कोई खास डिटेल है नहीं, बस यही चीज़ें हैं। तो आपके पास ये चीज़ें हैं, इसको देख के आप जरा मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें, मैंने FBR में जमा करा दी। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट, वेरी प्रैक्टिकल असाइनमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर जो हैं दे नेवर इन्वेस्ट इन अ कंट्रोल सिस्टम, कि वो एक अकाउंटिंग सिस्टम बिल्डअप करते फिरें और एक अकाउंटेंट हायर करें और उसको हर महीने तनख्वाह दें। वो कंसल्टेंट के पास साल बाद जाते हैं, अपनी चीज़ें बस बिजली के बिल संभाल लिए, सारी पेमेंट्स का रिकॉर्ड खुद ही लिख लिया, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी ली और कंसल्टेंट के पास यानी कि आपके पास, यार ये मेरी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना। अब वहां पर जब हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं फ्रॉम सच अ रिकॉर्ड, तो द टॉपिक विच विल हेल्प अस इज द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपके पास रिकॉर्ड तो पूरे उसने दिए नहीं आपको, लेकिन आपको ये पता है कि जनाब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें से जो मिसिंग थ्रेड होगा आई कैन ड्राइव फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग। अगर ये मुझे पूरे एसेट्स की डिटेल बता दे अपने और लाइबिलिटीज बता दे, तो मुझे पता है कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो फिर इसने अपने पास से लिया होगा। तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हम कहते हैं इसका मतलब ये है कि रिसोर्स जो होते हैं वो हमेशा सोर्स के इक्वल होते हैं। ठीक, तो मुझे पता है कि जनाब अगर वो मुझे बता दे यार मेरे पास टोटल 25 मिलियन के एसेट है, 5 मिलियन बैंक का लोन चल रहा है, तो फिर इसका मतलब 20 मिलियन इसने खुद से डाले, वो तीसरा तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हम इस बेसिक इक्वेशन को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली यूज करते हैं। जैसे वो कहे यार मुझे नहीं याद मैंने कितने पैसे लगाए थे, हाँ मेरे पास डिटेल है, मेरे पास आज इतने एसेट्स हैं, ठीक, और ये मेरे पास लोन्स की डिटेल है जो कि मैंने वापस करने हैं, ठीक, बाकी मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं मैंने कितने पैसे लगाए। लेकिन आपने कहना कोई बात नहीं जनाब, ये आपके टोटल एसेट्स हो गए, ये आपने लोगों के पैसे देने हैं, इस साल का प्रॉफिट ये है, इसका मतलब बाकी आपने खुद से डाले। समझ आ रही बात? अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताती है, इसको नेगेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन टेल्स अस दैट एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, अब यहां से इसी इक्वेशन से हम एक और इक्वेशन ड्राइव करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का एडवांस वर्जन है एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लो। अब ये इक्वेशन क्या कहती है? कहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इंक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस ड्राइव्स माइनस capital introduced. Profit is equal to increase in net assets plus drives minus capital introduced. अब अगर आप देखें इस इक्वेशन को, तो इंक्रीज इन नेट एसेट्स से मुराद क्या है कि जनाब इक्विटी में कितना इंक्रीज आया, नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, तो हमें पता है जनाब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दें तो क्या बचता है? कैपिटल या नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स मींस कैपिटल, कैपिटल मींस नेट एसेट्स। अगर आप इसको ओनर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये कैपिटल है, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे तो ये नेट एसेट्स है। बिजनेस के टोटल एसेट्स में से बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दें तो ये बिजनेस के नेट एसेट्स है। अब यही फिगर ओनर के प्रोस्पेक्टिव में क्या है? इट्स अ कैपिटल, एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर, समझ कहते हैं ये कैपिटल है। ठीक,
अब अगर आप ये देखें क्या कह रहा है, कहता है अगर इक्विटी में इंक्रीज आए या कैपिटल में इंक्रीज आए और वो चीजें जो ओनर घर ले गया था वो वापस इसमें इंक्लूड कर दें, तो ये टोटल इंक्रीज इन एसेट्स है ओवर अ टाइम पीरियड। और इसमें से जो उसने फर्दर इंट्रोड्यूस कराया था वो माइनस कर दें, तो फिर भी कोई इंक्रीज इन नेट एसेट अगर बच गया है तो वो किसकी वजह से है? वो बिजनेस की वजह से, और वही बिजनेस ने अर्न करके दिया है किसको? ओनर को। सो दैट इज द प्रॉफिट। अब इसको फर्दर ब्रेक करें तो हम कहते हैं जी ये क्या बनती है, तो हम कहते हैं ये है क्लोजिंग नेट एसेट्स माइनस ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब आप देखिए इक्वेशन हम क्यों यहां पे लेके आ रहे हैं, हम इनको यूज करके कोई भी फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास ओपनिंग नेट एसेट्स नहीं है बट आई नो द क्लोजिंग नेट एसेट्स, बट आई नो द ड्राइंग्स एंड आई नो द कैपिटल इंट्रोड्यूस, आई कैन रिवर्स बैक एंड कैलकुलेट द ओपनिंग नेट एसेट यूजिंग दिस इक्वेशन। कि जी मैंने साल का प्रॉफिट भी निकाल लिया, मुझे ये भी पता है इस वक्त टोटल नेट एसेट्स कितने हैं, मुझे ये भी पता है ओनर ने ड्राइंग्स कितनी की हैं, वो मुझे ये भी बता रहा है कि उसने कितना फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं, आई कैन गो टू द स्टार्ट ऑफ द ईयर, व्हाट वाज द ओपनिंग नेट एसेट्स। अब आप देखें वही अलजेब्रा जो आप यहां पर यूज कर रहे हैं, बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी कैन रीअरेंज द इक्वेशन हियर एज वेल। ठीक, हम कोई भी मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बाकी फिगर्स हमें अवेलेबल है। जैसे अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू हैव टू हैव दीज थ्री फिगर्स, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट पता हो, ये पता हो, ये पता हो, तो आप ड्राइंग्स निकाल सकते हो। यानी कि इन चार फिगर्स में से अगर आपको तीन फिगर्स का डाटा अवेलेबल हो तो चौथी फिगर हम मैथमेटिकली अलजेब्रा यूज करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये हमारे पास जो इनकम्प्लीट ब्रैकेट्स का टॉपिक है उसमें इट स्टार्ट विद दीज टू इक्वेशन, कि आपको दोबारा से रिविजिट किया जाता है, इंट्रो में जाते हैं हम और हम पढ़कर आते हैं कि हमारा बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज हमें ये बात सिखाता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और ये इक्वेशन होल्ड करती है। इफ वी नो एनी टू ऑफ दिस थ्री वी कैन कैलकुलेट द थर्ड फिगर यूजिंग द अलजेब्रा मैथमेटिक्स। रीअरेंज करें इक्वेशन को, तीसरी अमाउंट कैलकुलेट करें। ठीक, इसी तरह ये इक्वेशन अब आपने याद रखनी है। शायद आपने इंट्रो में पढ़ी होगी पहले भी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो यू कैन राइट इट डाउन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन एज। अगर मैं यहां पे लिख दूं लॉस, तो लॉस किसके बराबर होगा? तो लॉस इज इक्वल टू डिक्रीज इन नेट एसेट्स। जैसे अगर यहां पे मैं लिख दूं क्लोजिंग नेट एसेट्स वाज 100, ओपनिंग नेट एसेट्स 150, इसका मतलब क्या होगा? नेट एसेट ओवर द ईयर डिक्रीज कर गई, तो -50, इट मीन्स द लॉस। अब आपको याद होगा इनकम की डेफिनेशन हमने क्या की थी, इनकम क्या होती है? तो हमने कहा था इनकम इज एन इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन नेट एसेट्स ऑफ एन एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द इंक्रीज बाय द ओनर। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये एक्चुअली इनकम की डेफिनेशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, आप इनकम की जो डेफिनेशन है उसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह से बनती कि इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन नेट एसेट्स, ठीक, प्लस ड्राइंग्स यहां पे मैं क्यों प्लस कर रहा हूं कि ये वही इंक्रीज इन नेट एसेट है जो बिजनेस लेकर आया था और ओनर पर्सनल यूज के लिए ले गया था, तो इसको दोबारा ऐड बैक कर। सो इंक्रीज इन नेट एसेट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है जनाब? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। सो रिमेंबर दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, वी विल यूज इट इन द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल इश्यूज आएंगे और मल्टीपल मिसिंग फिगर्स हमने कैलकुलेट करनी है और हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज करते हुए उन फिगर्स को कैलकुलेट कर रहे हो। एंड दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द टॉपिक, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कहीं ना कहीं रिसीवेबल्स में कोई फिगर मिसिंग होगी, सेल का नहीं पता चल रहा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं कैलकुलेट हो रही होगी, परचेज नहीं पता चल रही होगी। ठीक, फिर एक सवाल आएगा जिसमें वो बताएगा हमें कि अकाउंटेंट साहब जो है वो ईयर एंड पे भाग गए पैसे लेके। ठीक,
तो पता करें कितने पैसे लेके भाग गया, तो ये सारी चीजें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आएंगी। सो एक्चुअली द टॉपिक इज टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर। मतलब अगर मैं इस टॉपिक के नाम को रिप्लेस कर दूं विद दिस स्टेटमेंट, द होल टॉपिक इज रिवॉल्व अराउंड द सिंगल एजेंडा, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर। वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे हम सबसे पहली चीज जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन या एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन कैन हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग द मिसिंग फिगर। तो पहली जो हम चीज अपने प्रीवियस नॉलेज में से आज इंपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, इनकम्प्लीट ब्रैकेट्स के अंदर, वो क्या है? वो है जी अकाउंटिंग इक्वेशन एंड एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप सबको पता है कि इसमें मूवमेंट जो है वो कैसे आ रही होती है। अगर प्रॉफिट में आपको सवाल भी आता है, मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि इंट्रो में कंफर्म एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनर सेट करता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, और वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपको लिखता है और बताता है बताओ व्हाट आर द चेंजेस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे क्या होगा। तो वो सारा नॉलेज जो है वो हम दोबारा यूज करेंगे इन दिस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ले